हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। सो दिस इज इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। 1882 का एक्ट है। सबसे पहले एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि ट्रस्ट एक्ट है क्या। तो सबसे पहले ट्रस्ट क्या है। ट्रस्ट एक मोड है जिससे हम किसी भी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए ट्रस्ट को एज अ टूल यूज करते हैं। तो हमारे पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, लाइक एक लैंड है या कोई घर है या कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी है, उसको हम किसी ट्रस्ट के थ्रू एक लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं और उसको पर्सनली भी यूज कर सकते हैं या किसी अदर पर्सन के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब इस यूज करने के लिए, अब डायरेक्टली कि अगर हम देखें तो कोई प्रॉपर्टी है, वो अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो उसे हम पर्सनली कितने टाइम तक देखेंगे। भाई जब तक कोई इंसान जिंदा रहेगा तब तक ही देखेगा, तो अपनी लाइफ डेट तक उसको देख सकता है। लेकिन ट्रस्ट में क्या होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस में चला जाता है। लाइक ये डेथ हुआ, इसके बाद किसी और पर्सन है, उसको उसने हट लगाया कि इसके बेनिफिट्स या उसके आगे बेनिफिट्स दी, तो ये लॉन्ग टर्म में चलती जाती है। अब इस प्रॉपर्टी को जब भी यूज करना होगा तो उसके लिए कोई पर्सन अपॉइंट होगा, क्योंकि भाई अगर लॉन्ग टाइम करना तो ये पर्सन अकेले तो कर नहीं सकता। अगर लाइक यहाँ पे ए है तो ये अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी डायरेक्टली नहीं देख पाएगा, कुछ टाइम तक देखेगा, फिर अगर उसके डेथ के बाद किसी और को देखना पड़ेगा, तो उसके लिए वहां पे वो किसी और को अपॉइंट करता है। अब वो जो पर्सन अपॉइंट होगा उसे हम एज ए ट्रस्टी कहेंगे। वो एक ट्रस्टी है, मान लो उसको हम बी कह लेते हैं। अब वो बी वर्क करेगा, वो उस ट्रस्ट को देखेगा। अब यहाँ पे एक की जगह और भी लोग हो सकते हैं जो उसको देखेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, जो हमने यहाँ पे एक प्रोसेस देखा, इसी को हम ट्रस्ट कहते हैं। अब एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कि ट्रस्ट है क्या एक्चुअल में। एक्ट पे तो हम लोग बाद में चलेंगे, क्योंकि एक्ट के प्रोविजन तो बाद में हम आएंगे। पहले हम एक जनरल में समझते हैं कि ट्रस्ट है क्या। तो ट्रस्ट में क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है। तो लाइक ये एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड है या प्रॉपर्टी है कोई भी, इसका हमने क्या किया, ट्रस्ट किया। अब ट्रस्ट करने के लिए कौन करेगा, तो यहाँ पे देखो एक पर्सन होगा जिसकी ये प्रॉपर्टी होगी। वो एक पर्सन होगा जिस प्रॉपर्टी से बिलोंग करेगा। अब ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए या खुद के बेनिफिट के लिए, सेल्फ खुद के लिए भी कर सकता है, थर्ड पर्सन के लिए भी कर सकता है। प्रोविजंस हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इन पहले एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कि है क्या ट्रस्ट। आखिर ट्रस्ट कहते तो बहुत कुछ है कि ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट का ओवरव्यू लेते हैं। तो थर्ड पर्सन के लिए करेगा या सेल्फ के लिए करेगा। अब जब वो सेल्फ के लिए करेगा तो यहाँ पे वो किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा, अब जिस पर्सन को ये अपॉइंट करेगा, ये पर्सन इस प्रॉपर्टी को केयर करेगा, साथ ही साथ इसमें अगर कोई प्रॉफिट अर्न करने को बताया गया वैसा करेगा, या जैसा ये पर्सन इसको गाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन वर्क करेगा, और इससे जो भी बेनिफिट अराइज होंगे उस बेनिफिट को इस पर्सन को यूज, इन पर्सन के यूज के लिए लाया जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू है बेसिक ट्रस्ट का। अब अगर हम देखें तो ट्रस्ट में होता क्या क्या है, कितने पार्टीज होते हैं, क्या क्या होता है, एसेंशियल क्या होते हैं ट्रस्ट के। तो ऐसे तो सेक्शन 3 में हमें मिल जाएगा इसके एसेंशियल, बट हम पहले इसको कवर करते हैं। सेक्शन 3 में हम फिर से देख लेंगे। तो सबसे पहले ट्रस्ट के लिए क्या क्या चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट, ट्रस्ट प्रॉपर्टी। एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक ऑथर होगा ट्रस्ट का, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। के बाद ट्रस्टी होंगे, ट्रस्टी। फिर क्या होगा, बेनिफिशियरी होगा। इसके अलावा अब ये सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन। अब वो रजिस्ट्रेशन होगा, रिटर्न। अगर रजिस्ट्रेशन है तो रिटर्न तो होगा ही होगा। कुछ कंडीशंस होंगी जिसपे वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी बेस करेगी। सबसे पहली चीज कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी, तो अब कोई भी लैंड है, चाहे वो इमूवेबल हो या कोई लाइक की मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे इमूवेबल भी आती है और यहाँ पे मूवेबल आती है। दोनों की कंडीशन अलग अलग है। मूवेबल के लाइक ट्रस्ट करना है तो वो हम आगे भी आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे ट्रस्ट प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होगा जो पर्सन जिसकी वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में बिलोंग करती है।
तो जिस पर्सन की प्रॉपर्टी होगा वो उसको एज ए ट्रस्ट में यूज करना चाहता है, उसे हम कहेंगे कि वो पर्सन ऑथर होगा। ट्रस्टी कौन सा होगा? तो ट्रस्टी, अब ये पर्सन किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा। अब जिसको भी यहाँ पे अपॉइंट करेगा उससे वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होगा। फिड्यूशरी रिलेशनशिप, तो ट्रस्ट में क्या होता है, एक्चुअल में होता है एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप ही है। इसी फिड्यूशरी रिलेशनशिप पे पूरा ट्रस्ट बेस्ड होता है। अब डायरेक्टली में अगर देखा जाए तो एक पर्सन है ए, अब ये किसी पर्सन को डायरेक्टली थोड़ी ना अपॉइंट करेगा कि नहीं हम तुमको जानते भी नहीं, चलो तुम मेरा ट्रस्ट बन के देखना, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो इस पर्सन को जानता होगा जिसमें एज अ ट्रस्ट उसको फिर एज अ वोट अपना रिप्रेजेंटेटिव की तरह से ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी अपॉइंट करेगा, वो पर्सन उसको देखेगा। लाइक पहले मूवीज होती थी, तो मतलब अब तो मूवीज ऐसी आती नहीं, पहले मूवीज में होता था कि वो कंडीशन लगा देता कि 18 साल तक तुम देखोगे उस प्रॉपर्टी को या शादी तक उसकी देखोगे, ऐसी कंडीशंस लगा के वो किसी पर्सन को अपॉइंट करता था। जिस पर्सन को वो अपॉइंट करता था वो एज अ ट्रस्टी हो जाता था। तो ट्रस्टी और ऑथर के बीच में जो रिलेशन होगा वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होगा, उसी रिलेशनशिप पे पूरा ट्रस्ट बेस्ड होगा। फिर आता है बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी कौन होगा? जिसकी बेनिफिट के लिए ट्रस्ट को बनाया जाता है। तो अब ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है पब्लिक ट्रस्ट, ये हो गया पब्लिक। एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट। तो एक होता है पब्लिक ट्रस्ट, एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट। जो हमारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट से डील करता है। पब्लिक ट्रस्ट पे इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, पब्लिक ट्रस्ट को ये डील नहीं करता। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी में क्या होगा, बेनिफिट जो ट्रस्ट से अराइज होगा वो ट्रस्ट प्राइवेट नेचर का होगा और उससे जिस पर्सन को बेनिफिट मिलेगा उसे हम कहेंगे बेनिफिशियरी। फिर आता है रजिस्ट्रेशन। अब जो भी ट्रस्ट होगा उसको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर कराना होगा और इसके बाद से जो भी है उसको रिटर्न में होना चाहिए जो कंडीशन है ताकि क्लियर हो। तो ये सारी चीजें हैं, एक ओवरव्यू है कि ट्रस्ट क्या है। अब हम लोग चलेंगे इंडियन ट्रस्ट एक्ट में, एक्ट के अकॉर्डिंग क्या प्रोविजन है उस पर चलेंगे। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, तो 1882 का एक्ट है। इसी के कंटेम्परेरी में अगर देखें तो टीपीए भी आया था, वो भी 1882 का ही एक्ट है। एक्ट नंबर 2 ऑफ 1882, 1882 का एक्ट नंबर 2 है। टोटल चैप्टर कितने हैं? तो टोटल 9 चैप्टर्स हैं, इस पूरे एक्ट में 9 चैप्टर हैं। टोटल सेक्शंस, तो टोटल सेक्शन जो है इसमें वो 96 सेक्शन है। कुछ बहुत सारे सेक्शन है इसमें, कुछ लास्ट में सेक्शन हैं ऐसे भी हैं वो रिपील कर दिए गए हैं, तो हम रिपील वालों की बात नहीं करेंगे। मतलब 96 में से हमें बहुत नहीं पढ़ना है, लिमिटेड ही पढ़ना है, क्योंकि मेनली इसका जो पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो बीजीएस में, बिहार जुडिशियल सर्विस में ही अच्छे से पूछते हैं, वो भी 3 मार्क्स में, इससे ज्यादा नहीं आता बीजीएस में। फिर हायर जुडिशियल सर्विस में भी आता है, बट हम एक्ट को लेते हैं कि कितना भी मैंने मेंस में तो लिखना ही लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कवर कर रहे हैं। तो सॉरी यहाँ पे 96 सेक्शंस है, टोटल 96 सेक्शंस है। इन्फोर्समेंट डेट, क्योंकि इनएक्टमेंट डेट अब पूछता नहीं, इन्फोर्समेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट है 1 मार्च 1882। तो 1 मार्च 1882 ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद करना है, इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ वही पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसका प्रियम्बल इसी टाइम पे क्या देता है कि जब हम प्रियम्बल देखेंगे तो ये कहता है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट आईटीए जो 1882 ये डील करता है प्राइवेट ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज। तो ये जो हमारा एक्ट है ये डील करता है प्राइवेट ट्रस्ट और ट्रस्टीज से। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट का जो ओवरव्यू है कि ये प्राइवेट ट्रस्ट और ट्रस्टी से डील करता है। सेक्शन 1 ये बताता है इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। तो एज पर सेक्शन 1 इसका एप्लीकेशन ये होल ऑफ इंडिया होता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं होता था, कब से होने लगा? 31 अक्टूबर 2019 से इसका इम्प्लीमेंटेशन जम्मू एंड कश्मीर पे भी होने लगा। इन्फोर्समेंट डेट 1 मार्च 1882 है। ये इसका जनरल ओवरव्यू है।
अब चलते हैं सेक्शन 1 से हमें और क्या मिलेगा। तो सेक्शन 1 डेफिनेशन हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये बताता है कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होगा ट्रस्ट एक्ट का, नो एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जहाँ पे ट्रस्ट एक्ट का एप्लीकेशन नहीं होगा। वो कौन कौन सी हैं? पहला तो मुस्लिम लॉ में जो वक्फ रिलेटेड है प्रॉपर्टीज, उस पे इसका एप्लीकेशन नहीं होगा। सो इट नॉट अफेक्ट द रूल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ रिलेटेड टू वक्फ। ये मोहम्मदन लॉ के रूल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा क्या है, अनडिवाइडेड फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली के म्यूचुअल रिलेशन जो होंगे, म्यूचुअल रिलेशन जो कि उसके कस्टमरी नेचर के हैं, उस पे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तीसरा कहता है पब्लिक प्राइवेट या रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स, ठीक है, इस पे भी इसका एप्लीकेशन नहीं होगा। ट्रस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस टेकन इन वॉर एमंग द कैपिटल, तो जहां पे कोई ऐसे वॉर्स में कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है, पहले से किया गया, वहां पे इसका एप्लीकेशन नहीं होगा। तो ये कुछ इसके हैं मेनली। इसमें हमें जो याद करके रखना है कि मुस्लिम लॉ में जो वक्फ से रिलेटेड है, इस पे इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अनडिवाइडेड फैमिली के जो म्यूचुअल रिलेशन होते हैं, जो कस्टमरी नेचर के, वहां पे इसका एप्लीकेशन नहीं होता है। इसके बाद से अब ये जो ट्रस्ट एक्ट है, ये आया 1882 में। तो अब इसका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पे इसका कोई इंप्लीमेंट नहीं है। मतलब कि 1882 से जो पहले ट्रस्ट बने हैं, वो जिस रूल के अकॉर्डिंग बने रहे होंगे वो उसी अकॉर्डिंग चलेंगे, उस पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट नहीं लगेगा। मतलब कि जो बैक डेट के लॉज हैं प्रीवियस टाइम के, उस पर ये इफेक्ट नहीं करेगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब कि प्रीवियस जो लॉ है उस पर, प्रीवियस जो ट्रस्ट बने हैं उस पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। जो नए बनेंगे, जो भी इसके बाद, इस डेट के बाद, जो 1 मार्च की डेट है उसके बाद जो भी ट्रस्ट आएंगे उन पे ये एप्लीकेशन अपना देगा। सेक्शन 2 को रिपील कर दिया गया है, सीधा सीधा ये रिपील ऑफ इनेक्टमेंट की बात करता है। अब चलते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमारा बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ऑलरेडी डेफिनेशन कर लिया तो मैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लाइक बहुत सिंपल सा है। सबसे पहली डेफिनेशन है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है? तो हमने ऑलरेडी देखा, ये एक ऑब्लिगेशन होता है जो कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से अराइज होता है। तो ये एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होता है किसी प्रॉपर्टी पे अराइज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि कॉन्फिडेंस या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से, इसे कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस से अराइज होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रस्ट। फिर आता है एसेंशियल्स ऑफ ट्रस्ट। एसेंशियल ऑफ ट्रस्ट तुमने पहले ही देख लिया, इसमें एसेंशियल में क्या है। तो एसेंशियल में देखो, पहला है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का जो ऑथर होगा, जिसने उसको बनाया या जिसकी प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, उसे हम ऑथर कहते हैं। दूसरा आता है ट्रस्टी। ट्रस्टी वो पर्सन होता है जो उस कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट करता है, तो वो ट्रस्टी हो जाएगा। फिर आता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी क्या होता है? जिसकी बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। अब वो पर्सन भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, उसके लिए बनाया जाता है। लास्ट आता है इसके बाद ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्ट प्रॉपर्टी क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रस्ट, चाहे वो मूवेबल नेचर का हो चाहे वो इमूवेबल नेचर का हो। फिर आता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट। बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन विच इनकम या कैपिटल अराइज। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट, तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट, अब जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, जब वो ट्रस्टी उस पर वर्क करेगा तो उससे कुछ बेनिफिट अराइज होगा, क्योंकि ट्रस्ट को मेनली बेनिफिट के लिए किया जाता है, तो उससे जो भी बेनिफिट अराइज होगा उसी को हम बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहते हैं। लास्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट क्या होता है कि जिसके थ्रू जो ट्रस्ट है वो बना है, उसी को हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। लाइक अगर कोई ट्रस्ट है तो वो किसी डीड के थ्रू बना होगा, तो उसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट करेंगे। अब इस डीड का अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो रजिस्ट्रेशन भी इसका इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है?
तो जब किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाए एज अ ट्रस्टी और वो उसकी कंडीशंस को ब्रीच करता है जिससे उसको वर्क करना है, अगर वो उस पर वर्क नहीं करता तो उसे हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहेंगे। सो ब्रीच ऑफ एनी ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन ट्रस्टी विच इज गिवन एट टाइम ऑफ मेकिंग ट्रस्ट। तो जब ट्रस्ट बनाया गया था तो उस टाइम पे कुछ कंडीशन दी गई थी, अब उस कंडीशन को उसने क्या किया, ब्रीच कर दिया। तो जब उसने कंडीशन को ब्रीच किया तो वो कहा जाएगा कि उसने उसकी ब्रीच किया, कंडीशन की ड्यूटी को फॉलो नहीं किया। इसके बाद से आता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में क्या है, रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर रजिस्टर किया गया तो उसको यही कहते हैं। फिर आता है नोटिस। तो नोटिस, नोटिस ऑलरेडी हम लोगों ने टीपीए में भी पढ़ा रखा है कि टीपीए में भी नोटिस है। नोटिस का सिंपल सा मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को किसी फैक्ट के बारे में पता लग जाता है या उसको नॉलेज हो जाती है उसे हम कहते हैं नोटिस। अब इसमें जैसे उसमें हम टीपीए में कवर करते हैं कि अगर कोई पर्सन जो कि जानबूझ के, अब उसे पता है कि यहाँ पे कुछ चीज रखी है, वहां पे वो जानबूझ के जान रहा है कि यहाँ पे ये रखी है, उसे पता है, वो जानबूझ के उस जगह जा नहीं रहा है, या उसको कोई लेटर भेजा जा रहा है, लेटर वो जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वहां पे वो ग्रॉस नेग्लिजेंस कर दे रहा है। ग्रॉस नेग्लिजेंस लाइक कि वो बैंक वाला कहते हैं ना कि अपना पेपर प्रॉपर्टी वाला लेकर के चलाता है, तो इस टाइप की मिस्टेक कर रहा है तो उसको भी नोटिस में ही इंक्लूड करते हैं। तो जैसे हम टीपीए में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी के साथ साथ ये क्या है कि अदर जो भी डेफिनेशंस हैं या और कोई टर्म है उसको हम कहाँ से रीड विथ करेंगे, तो इसको हम रीड विथ करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो टीपीए को हम सीधा, अरे सॉरी, ट्रस्ट एक्ट को हम इसके जो डेफिनेशन है या अदर चीज जो नहीं समझ में आएंगे उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग यहाँ से ले लेंगे, तो ये इसके साथ पढ़ा जाता है। तो ये हमारा हो गया पहला चैप्टर। सेक्शन 1 2 ऑलरेडी हट चुका है, 3 में हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज हो गया। तो ये हमारा हो गया पहला चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 2, 4 से लेकर के 10 आता है। चैप्टर सेकेंड जो की बात करता है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट 4 से लेकर के 10 तक के प्रोविजंस दिए गए हैं, 4 से लेकर के 10 तक, सेक्शन 4 टू सेक्शन 10। तो सेक्शन 4 बताता है कि ट्रस्ट किस लिए क्रिएट किया जाता है, तो इसमें है लॉफुल पर्पज। तो ट्रस्ट जो है सेक्शन हमारा 4 ये बताता है लॉफुल पर्पज। सो सीधा सीधा लिखा है ट्रस्ट में बी क्रिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पज। ट्रस्ट जो है वो हमेशा एक लॉफुल पर्पज के लिए बनाया जाएगा। द पर्पज ऑफ ट्रस्ट इज अनलॉफुल। ठीक है, पर्पज कब उसका अनलॉफुल तब कहा जाएगा, तो सेम जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते आते हैं ना, वही कंडीशंस यहाँ भी हैं लगभग 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 में क्या है कि ये फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, लाइक ये किसी भी लॉ के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन ना करे, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, डिफीट ना करे प्रोविजन ऑफ लॉ को, प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट ना करे। फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए ना बनाया गया हो, फ्रॉडुलेंट पर्पज ना हो इसका। इम्प्लाइज इंजरी टू एनी पर्सन या प्रॉपर्टी ऑफ ऑथर, किसी पर्सन या प्रॉपर्टी ऑथर को, तो ऑथर की उसको इंजरी ना पहुंचाता हो, तो इंजरी ना पहुंचाता हो, ये हो गया। और लास्ट कहता है कोर्ट रिगार्ड एज इमोरल या अपोज टू पब्लिक, कोर्ट ने इसको इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वो ना डिक्लेयर किया हो। तो ये सारी चीजें बताया कि ये सारी चीजें अगर हैं तो वो ट्रस्ट वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं है तो ट्रस्ट जो है वो वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे जो लॉ है, इस लॉ को इसने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो लॉ क्या है, तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कोई ट्रस्ट है तो जरूरी नहीं कि इसकी प्रॉपर्टी इंडिया में ही हो, इसकी प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्रीज में भी हो सकती है, क्योंकि ट्रस्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि प्रॉपर्टी में कि नहीं वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सिचुएट होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी कहीं बाहर भी है। तो लॉ का मतलब है कि लॉ ऑफ दैट कंट्री इन विच इमूवेबल
प्रॉपर्टी सिचुएट। लाइक कि एक पर्सन है ए, अब इसकी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है, एक प्रॉपर्टी इंडिया में, दोनों को बना के वो ट्रस्ट करता है। तो इंडिया वाले पे इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। और जो इंग्लैंड में प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि इंग्लैंड में जो भी ये रूल्स, और इंग्लैंड में अगर कोई स्पेशल रूल्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 4। फिर अब ये कहता है कि अगर मान लो इसमें से कोई भी इन पांचों में से, लाइक 1 2 3 4 5, इन पांचों में से अगर कोई भी चीजें होती हैं तो ट्रस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वॉइड। तो सेम जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये ऐसी चीजें आती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाता है। तो यहाँ पे भी ट्रस्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि यहाँ पे सेपरेशन हो सकता है, सेपरेशन कर सकते हैं, तो सेपरेशन के केस में क्या होगा कि ऐसा पार्ट जो हट जाएगा, अगर वॉइड वाला पार्ट हट जाता है तो ट्रस्ट वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि जहां पे सेपरेशन जो है उसको अलग नहीं किया जा सकता, मतलब कि जो वहां पे ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे एक पर्सन है ए, इसने एक प्रॉपर्टी है, इसकी एक हाउस है, इससे इसने क्या किया, इसने बी को अपॉइंट किया ट्रस्टी, और इसको इसने क्या किया कि इसको एज अ ब्रोथल यूज करो, ठीक है। अब इस घर को, और इससे जो भी पैसे आते हैं, लाइक इससे जो भी मनी आती है उससे एक हॉस्पिटल बना दो, जिससे पर्सन जो है वो आके, इस एरिया के पर्सन जो है वो आके इसको यूज कर सके। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो पर्पज है वो एक इलीगल पर्पज है, इमोरल पर्पज है। तो ऐसे केसेस में ये जो ट्रस्ट है वो वॉइड हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन, इसमें देखेंगे इलस्ट्रेशन काफी कट पेस्ट होते हैं, तो इलस्ट्रेशन कवर करते हैं पहले इसका। So illustration is like a convey property to be in trust to apply the profits of a nature of female foundling to be trained up as a prostitute. The trusted सेम अभी जो हमने एग्जांपल लिया वैसे कि ए क्या करता है, एक प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में डालता है, बी को ट्रस्टी बनाता है, इसके लिए किस लिए कि फीमेल जो होंगी उनको वो एज अ प्रोस्टिट्यूट ट्रेनिंग देगा। तो यहाँ पे इसका पर्पज ही वॉइड है, तो उस केस में जो ट्रस्ट है वो वॉइड हो जाएगा। दूसरा कहता है ए बिक्वेथ प्रॉपर्टी टू बी इन ट्रस्ट टू इम्प्लाई इन इट इन कैरिंग और स्मगलिंग बिजनेस। तो कैरिंग या स्मगल करने के लिए तो सीधा सीधा इमोरल हो गया, तो वहां पे भी वो वॉइड हो जाएगा। सी वाला क्या कहता है, ए व्हाइल इन इंसॉल्वेंट सर्कमस्टांसेस ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी इन ट्रस्ट फॉर ए ड्यूरिंग हिज लाइफ एंड आफ्टर हिज डेथ टू फॉर बी ए डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट एज एंड वैल्यू अगेंस्ट क्रेडिटर। ये वाला समझ लेते हैं। एक पर्सन है ए, अब ऐसे केसेस में क्या होता है ना, जनरली आप इलस्ट्रेशन अपने ऊपर लो तो बहुत अच्छे से समझते हो। लाइक एक पर्सन है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्स। अब ये क्या करता है, इसको बी को देता है कि तुम इस पे एज ए ट्रस्टी वर्क करोगे, और तुम्हारे डेथ के बाद सी जो है उस पर करेगा। बाद में क्या होता है कि ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब ए को पता रहता है जब वो ट्रस्ट बना रहा होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा, इसलिए मेरे पास प्रॉपर्टी तो रह नहीं जाएगी, मुझे अपने क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा। तो जब ये इंसॉल्वेंट होगा तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्रेडिटर्स के लिए इनवैलिड हो जाएगी। मतलब ये ट्रस्ट जो है अगर वो क्रेडिटर्स चाहें तो उसकी प्रॉपर्टी बिकवा के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। तो ट्रस्ट जो है उसके लिए वॉइड रहेगा, बाकी सबके लिए वैलिड रहेगा। फिर आते हैं सेक्शन 5। तो जनरली हमने कहा ना ट्रस्ट में दो चीजें होती हैं, एक तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, एक होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 5 बताता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी, हम सीधे ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोल देते हैं। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा, तो सेक्शन 5 बताता है। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, तो इमूवेबल के केस में क्या क्या कंडीशन होंगी। तो इमूवेबल केस में कि पहली चीज की जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी होगी वो एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से होनी चाहिए ट्रांसफर। तो इमूवेबल के केस में नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो राइटिंग में होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर किसका, ऑथर का और ट्रस्टी का। भाई बना रहे हो तो अपना सिग्नेचर तो बता ही दो कि क्लियर हो जाए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, विद द विल ऑफ ट्रस्टी या ट्रस्टी। और ये जो प्रॉपर्टी बननी चाहिए, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होगी या इसका जो ट्रस्ट बनेगा
प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बनेगा विथ द विल ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्टीज के विल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये सारी कंडीशन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा? तो अगर हम देखें वहीं पे मूवेबल के प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के सीधे केस में कहता है कि जो भी ओनरशिप है उसको जितना जल्दी से उसको ट्रांसफर कर लेना चाहिए। तो जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्रस्टी को। तो इमूवेबल केस में हमें सब कुछ देखना पड़ेगा, लाइक कि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो पूरे डॉक्यूमेंट जिसपे वो बनाया गया है, ये सारी चीजें। और मूवेबल के केस में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दो फिर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन से क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। इलस्ट्रेशन देखें अगर इसमें, तो इसमें इलस्ट्रेशन है नहीं, ओके सॉरी, सेक्शन 5 हो गया। सेक्शन 6 चलते हैं। सेक्शन 6 बात करता है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का क्रिएशन कैसे होगा? तो सीधा कहता है ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय एनी वर्ड्स और एक्ट। तो ट्रस्ट जो है वो वर्ड से भी क्रिएट किया जा सकता है और एक्ट से भी क्रिएट किया जा सकता है। सेक्शन 6 क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट कैसे किया जाएगा? क्रिएट बाय वर्ड से भी किया जा सकता है या एक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए? इंटेंशन टू क्रिएट ट्रस्ट। यहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए ट्रस्ट क्रिएट करने का, ट्रस्ट क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, साथ ही साथ पर्पज ऑफ द ट्रस्ट। अब यहाँ पे जो भी पर्पज होगा वो लॉफुल पर्पज एक होना चाहिए, लॉफुल पर्पज होना चाहिए, बेनिफिशियरी होनी चाहिए और ट्रस्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये हो गया क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट के लिए कंडीशन। लाइक कि सेम कंडीशन जो हमने पढ़ा वही यहाँ पे दिया हुआ है। ए बिकॉज सर्टेन प्रॉपर्टी टू बी हैविंग फुलेस्ट कॉन्फिडेंस दैट ही विल डिस्पोज ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ सी। ए क्या करता है? अपनी एक प्रॉपर्टी है, ए है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, क्या करता है? बी को देता है और फुलेस्ट कॉन्फिडेंस में देता है, फुलेस्ट कॉन्फिडेंस। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो ट्रस्ट होता है वो कॉन्फिडेंस पे ही तो बेस्ड होता है। यहाँ पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, तो ये फुलेस्ट कॉन्फिडेंस में दे रहा है कि इसको ये सी के बेनिफिट के लिए यूज करेगा, तो ये ट्रस्ट है। अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। अगला कहता है ए बिक्वेस्ट सर्टेन प्रॉपर्टी टू बी। ए ने बी को बिक्वेस्ट किया, सिर्फ किस लिए? होप करता है, वो आशा करता है। तो भैया जहां पे भी होपिंग या रिक्वेस्ट कर रहा है या डिजायर कर रहा है या कंडीशन पे दे रहा है, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आते हैं लाइक कि वो होप कर रहा है या वो सोचता है, थिंकिंग है कि उसकी थिंकिंग है कि वो इसको एज ए बेनिफिट यूज करेगा, वहां पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, डिजायर करता है, इच्छा करता है, कंडीशन करता है, इस टाइप की जो भी अगर चीजें करता है तो वहां पे क्या होगा? ट्रस्ट नहीं होगा, वो एक वॉइड ट्रस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट में क्या है कि हमें फुलेस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना चाहिए। तो सेक्शन 6 में क्या है? क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट इसी के अकॉर्डिंग होगा। फिर सेक्शन 7 कहता है हु मे क्रिएट ट्रस्ट। ट्रस्ट कौन बना सकता है? तो लाइक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो वैसे ट्रस्ट भी कोई भी बना सकता है, बट इसमें थोड़ी सी चीजें चेंज है। कहता है हु मे क्रिएट ट्रस्ट। ए ट्रस्ट में बी क्रिएटेड बाय एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। तो पहला क्या कहता है कि एवरी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आप बताना कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी कॉम्पिटेंसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डील करती है। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको बताना है कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होती है। दूसरा कहता है विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोड। तो यहाँ पे है क्या? प्रिंसिपल सिविल कोड। जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है जुरिडिक्शन का, वहां की उसकी परमिशन से ऑन बाई और ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर। अगर कोई माइनर है उस केस में कौन होगा कि आप जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है जिसका की जुरिडिक्शन है उसके डिसीजन पे परमिशन से ही कोई पर्सन करेगा, ठीक है, वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है। तो सेक्शन 7 कंडीशन बताता है कि कौन कौन पर्सन कर सकते हैं। सेक्शन 8 पे चलेंगे। ये कहता है सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट की सब्जेक्ट क्या होगा? तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रस्ट मस्ट बी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल टू बेनिफिशियरी। अब यहाँ पे जो भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होगी वो इस कंडीशन में होनी चाहिए कि वो बेनिफिशियरी को ट्रांसफर हो सके। मतलब कि जो पर्सन ट्रस्टी की तरह वर्क कर रहा है वो चाहे तो उसको आगे चल के बेनिफिशियरी को दे सकता है। इट मस्ट नॉट बी मियरली बेनिफिशियल इंटरेस्ट अंडर अ सब्स्टिट्यूटिंग ट्रस्ट।
सिर्फ बेनिफिशियल इंटरेस्ट को ट्रस्ट नहीं कहा जाता। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट में बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं आता, बल्कि वो प्रॉपर्टी जो जिस प्रॉपर्टी का ट्रस्ट किया गया वो बेनिफिशियरी को ट्रांसफर भी हो जाए, उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट। फिर सेक्शन 9 कहता है हु मे बी बेनिफिशियरी। तो सेक्शन 9 बताता है हु मे बी बेनिफिशियरी कौन होगा। सेक्शन 9 ये कहता है हु मे बी बेनिफिशियरी। ये सारे सेक्शन ना आपको याद होने चाहिए, मतलब कि किसमें, क्योंकि प्रीलिम्स में तो वो सेक्शन 9 पूछ लिया, सेक्शन 4 पूछ लिया, सेक्शन 6 पूछ लिया, ऐसे वो इंपॉर्टेंट पूछता रहता है। तो सेक्शन 9 कहता है हु मे बी बेनिफिशियरी। तो एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी मे बी बेनिफिशियरी। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो कि कैपेबल है प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, उसको बेनिफिशियरी कहा जाता है। तो एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी उसको कहा जाएगा। फिर सेक्शन 9 में बताता है कि जिस पर्सन जो कि होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी, वो चाहे तो अपना जो इंटरेस्ट है उसको डिनाउंस भी कर सकता है। इंटरेस्ट है जो ट्रस्ट में, उसको डिनाउंस कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, त्याग भी सकता है, दूसरे को भी हटा सकता है कि अब मुझे देखो इसमें नहीं चाहिए। तो वो कैसे करेगा? नोटिस देगा। किसको? ट्रस्टी को नोटिस देकर के अपना इंटरेस्ट खत्म कर सकता है। लाइक कि एक पर्सन है ए, इसके पास एक प्रॉपर्टी है ट्रस्ट, इसने क्या किया? बी को ट्रस्टी बनाया। इसने कहा कि इसके 3 सन है, एक्स वाई जेड, इन तीनों के बेनिफिट के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। जेड जज बन जाता है। अब इसके दोनों भाई नहीं बन पाते हैं, तो इस केस में ये क्या करता है? कहता है कि ट्रस्टी से बी से कहता है कि देखो मेरा जो हिस्सा ट्रस्ट में आता है वो मुझे मत दे करके एक्स और वाई को ही दिया करो। तो वहां पे वो अपना जो इंटरेस्ट है वो हटा भी सकता है, तो उसको छोड़ सकता है। फिर आता है सेक्शन 10 हु मे बी ट्रस्टी। तो एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, हु मे बी ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन हो सकता है? तो एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी बट वेयर ट्रस्ट नीड डिस्क्रिएशन प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल। चलो इसको करते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 इधर के सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट में डील करते हैं। तो सेक्शन 10 ये बात करता है हु मे बी ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होगा? तो सीधा सीधा कहता है एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी। तो सीधा कह देता है कि एवरी पर्सन तो जो कि कैपेबल हो होल्डिंग करने के लिए, प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। तो सीधा सीधा है कि मेजर होना चाहिए या जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी बट वेयर ट्रस्ट नीड डिस्क्रिएशन प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल। तो जहाँ पे अगर कोई डिस्क्रिएशन होना, मतलब कि विशेष चीज की जरूरत है, तो वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। फिर कहता है कि नो वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट ट्रस्ट। ये लाइन पूछना भी इम्पोर्टेंट है कि हर कोई पर्सन बाउंड नहीं है, जब तक अगर उसका मन है तभी वो ले। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि वो बाउंड है कि ट्रस्टी। अब एक पर्सन है ए, अब ये क्या कहता है कि बी को कहता है कि ऐसा है, चलो तुम ट्रस्टी बन जाओ। तो वहां पे जरूरी नहीं कि वो बन ही जाए, जब तक वो इनके बीच में फिड्यूशियल रिलेशनशिप नहीं आएगा तब तक वो जरूरी नहीं है कि करे। फिर अगर इसको कभी भी ट्रस्ट छोड़ना है, ठीक है, डिनाउंस करना है या हटना है ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टी से, तो वो क्या करेगा? पहले ही बता देगा ऑथर को कि देखो मुझे हटना है, तो वो प्रॉपर टाइम दे करके उसको बता देगा। तो रीजनेबल टाइम की बात क्या है कि रीजनेबल टाइम में वो बता देगा कि मुझे हटा दो एज अ ट्रस्टी। फिर अगर कहता है कि 2 ट्रस्टी हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि अगर को ट्रस्टी हैं, को ट्रस्टी मतलब कि एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, दो ट्रस्टी हैं किसी ट्रस्ट में। अब ये क्या करता है? इसकी डेथ हो जाती है या ये छोड़ देता है। तो जब ये छोड़ देता है तो उस केस में जो ये पहला पर्सन है, ये क्या हो जाएगा? ये सोल ट्रस्टी हो जाएगा। और ये जो सोल ट्रस्टी होगा ये क्रिएशन ऑफ द डेट से हो जाएगा, जिस दिन से डेट ट्रस्ट क्रिएटेड। तो जिस दिन से ट्रस्ट क्रिएट हुआ उस दिन से ये अब सोल ट्रस्टी बन जाएगा। तो ये वाला हो गया सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में इलस्ट्रेशन में उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है ए bequeath certain property to B and C, his executors as trustee for D. B and C prove age will. This is in
itself and acceptance of the trust. B and C hope property is trust. तो सीधा सीधा कहता है कि ए जो है वो अपनी bequeath करता है certain प्रॉपर्टी बी और सी को, और उसके एग्जीक्यूटर्स को उसको एग्जीक्यूट करता है एज अ ट्रस्टी डी के लिए ट्रस्टी की तरह। बी और सी को प्रूव करना पड़ेगा ई की विल से कि उससे उसको दिया है कि नहीं। सिंपल सा इलस्ट्रेशन है नहीं ऐसा, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए भी बना सकता है। तो सीधा सीधा कि कौन अपॉइंट हो सकता है ट्रस्टी के लिए, तो कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 4 to 10 चैप्टर 2 कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 11 से 30 तक जाएगा। ये बड़ा चैप्टर है, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर का नाम है ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। तो अब ट्रस्टी है, कोई पर्सन है, अब उसको एज अ ट्रस्टी बनाएगा तो उसको बहुत सारी ड्यूटीज भी तो मिलेंगी। लाइक कि अब किसी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी दी जाती है तो वो पर्सन ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली उसको कोई ड्यूटी ना दो, कुछ ना दो, तो उसको भी कुछ ड्यूटीज मिलेंगी, उसके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज आएंगे, तो हम उस लाइबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 11 से 30 तक जाता है इसका प्रोविजन। सेक्शन 11 क्या कहता है? ट्रस्टी टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट। 11 सीधा सीधा कहता है ट्रस्टी जो है उसको ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। तो ट्रस्टी इज बाउंड टू फुलफिल पर्पज ऑफ द ट्रस्ट। तो जिस पर्पज के लिए ट्रस्ट को बनाया गया है, ट्रस्टी जो बाउंड है उसको फुलफिल करने के लिए पर्पज को, और ओबे करेगा डायरेक्शन ऑफ ऑथर। जो ऐसा भी डायरेक्शन ऑथर ने दिया है उसको उसको वो ओबे करेगा, जो क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट के टाइम पे दिया गया था। जब ट्रस्ट बनाया गया तो जो कंडीशन बनाई गई थी उस कंडीशंस को वो फुलफिल करेगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि मॉडिफिकेशन भी अलाउड है, मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। मॉडिफिकेशन के लिए क्या कंडीशंस है? कंडीशन क्या क्या है मॉडिफिकेशन के लिए कि बट इफ दे ऑल आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी बेनिफिशियरी हैं अगर वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि मेजर है, साउंड माइंड है, तो उस केस में ठीक है, अगर वो सारे कहते हैं ट्रस्टी को कि वो पर्पज चेंज करने के लिए, तो उस पर्पज को वो चेंज कर देगा। और दूसरा कहता है कि अगर वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और उसको ट्रस्टी को लगता है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो उस केस में वही सेम प्रिंसिपल सिविल प्रिंसिपल सिविल कोड किसका? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का। तो प्रिंसिपल सिविल कोड के थ्रू किया जाएगा। अगर वो अपनी प्रिंसिपल सिविल कोड के पास एप्लीकेशन देगा, अगर वो उसको अलाउ करता है तो वो करेगा। बट इसमें एक और कंडीशन है, बट के साथ कहता है कि ऐसा कोई भी पर्पज नहीं बनाया जाएगा जो कि इम्प्रैक्टिकेबल हो, जिसको कि पॉसिबल नहीं किया जा सकता, जो इलीगल हो, या जो कि मैनिफेस्टली इंजूरियस हो बेनिफिशरीज के लिए, जो बेनिफिशरीज के लिए इंजूरियस हो, ऐसे कोई भी पर्पज को नहीं बनाया जाएगा। तो ये पूरा सेक्शन 11 है। सेक्शन 12 चलते हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है? तो लाइक ये भी उसकी ड्यूटी में आ गया। दूसरा क्या कहता है? ट्रस्टी टू इन्फॉर्म हिमसेल्फ ऑफ द स्टेट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्टी जो है वो इन्फॉर्म करेगा खुद को ऑफ द स्टेट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्टी जो है वो बाउंड है या एक्वेंट करेगा खुद को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विद नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी मिली, अब इसको वो क्या करेगा? पहले वो चेक करेगा भाई जितना जल्दी हो सके, कि वो देखेगा कि क्या ये प्रॉपर्टी है, इस पे पोजीशन किसका है, ये इस पे प्रेजेंट में क्या इस कंडीशन क्या है, क्या इस पे कोई रहता तो नहीं है, इसमें लैंड कैसी है, किस पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो खुद को जितना जल्दी से उसके उसको सेटिस्फाई करेगा, और सब जो भी उससे पूछेगा तो वो सबसे बताएगा ये भी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मुझे ट्रस्ट पे मिले, मैं इसको एज ए ट्रस्टी हूँ। तो ये हो गया सेक्शन 12। सेक्शन 13 क्या कहता है? ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट टाइटल टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब जो ट्रस्टी है वो उसकी टाइटल को प्रोटेक्ट करेगा। लाइक कि वहां पे जितने भी सूट्स चल रहे हैं 13 में क्या है कि अगर उसकी वो टाइटल को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करेगा किसको? टाइटल को। जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी उसकी टाइटल को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? अगर कोई सूट चल रहा है तो उसको वो सुनेगा, उसको देखेगा, साथ ही साथ उसमें अगर कोई मेंटेनेंस है या कोई भी कंडीशन ऐसी आ रही है तो वो डिफेंड करेगा, उसको मेंटेन करेगा। और अगर वो प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइक जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसका वो रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा। तो ये सारी कंडीशन मतलब ट्रस्टी के पास ये लाइबिलिटी है उसकी, है कि उसको वर्क करे, की ड्यूटी है, लाइबिलिटी है। फिर क्या कहता है सेक्शन 14? सेक्शन 14 कहता है ट्रस्टी नॉट टू सेट अप टाइटल एडवर्स टू बेनिफिशियरी।
ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 14 काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 क्या कहता है? ट्रस्टी नॉट टू सेट अप टाइटल एडवर्स टू बेनिफिशियरी। जो ट्रस्टी है वो खुद को एडवर्स टाइटल नहीं देगा कभी भी। अब लाइक एक पर्सन है ए, इसने क्या किया, बी को, एक प्रॉपर्टी थी, इसने इसको क्या किया, बी को ट्रस्टी का बना दिया। अब ये क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को ही अपना कर लेता है, लाइक उसमें जो कंडीशन उसको छोड़ के बेच बाच के सारी प्रॉपर्टी अपने लिए रख लेता है। तो ऐसा नहीं करेगा ट्रस्टी, क्या करेगा, उसके एडवर्स टाइटल को सेटअप नहीं करेगा। तो सेक्शन 14 कहता है एडवर्स टाइटल वो नहीं लेगा। सेक्शन 15 क्या कहता है? केयर रिक्वायर्ड फ्रॉम ट्रस्टी। सेक्शन 15 ये क्या कहता है? केयर रिक्वायर्ड फ्रॉम ट्रस्टी। तो ट्रस्टी जो है वो जो भी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर केयर करेगा, जैसे कि वो अपनी प्रॉपर्टी की कहता है, बट वो उतना ही देखा जाएगा जितना कि कॉमन स्टूडेंट्स का मैन, मतलब ऐसा एक जनरल पर्सन जो कि उसके बारे में सोच सके, जितना थिंक करे उतना अगर उसने केयर किया तो उतना केयर को मानेगा। अगर वो केयर नहीं कर रहा है सही से तो वो लॉस अगर होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर वो सही से केयर नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो सही से केयर कर रहा है फिर भी लॉस हो जाता है, लॉस तो होता है लेकिन उसकी ओर से कोई मिस्टेक नहीं रहती है, मिस्टेक यहाँ पे नहीं रहती, तो उस केस में वो लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये हो गया सेक्शन 15। सेक्शन 16 क्या कहता है? कन्वर्जन ऑफ पेरिशेबल प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल था, इसमें बस हमें मजा देख लेना है। कन्वर्जन क्या करेगा? पेरिशेबल प्रॉपर्टी। अब उसे ट्रस्ट में ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिल गई जो कि पेरिशेबल नेचर की, सड़ने गड़ने वाली है, लाइक सब्जी है, कुछ भी है, तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको कन्वर्ट करेगा, उसको चेंज करके उससे जितना हो सके पैसा वो ले लेगा ताकि उससे लॉस ना हो। फिर सेक्शन 17 ये कहता है ट्रस्टी टू बी इम्पार्शियल। सेक्शन 17 ये क्या कहता है? ट्रस्टी जो होगा वो इम्पार्शियल होगा। अब इम्पार्शियल कैसे होगा कि लाइक अब एक पर्सन है, इसके पास एक ट्रस्ट है, अब ये इसका ट्रस्टी है ए। अब इस ट्रस्टी से तीन लोग को, बी को, सी को और डी को बेनिफिट मिल रहा है। अब ये ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ बी इसको लगता है कि इसने अपने कोई रिलेशन बनाए या बी से इसके पहले से अच्छे रिलेशन है तो ये सिर्फ बी को सारे बेनिफिट देगा, सी और डी को छोड़ देगा, ऐसा नहीं करेगा। वो इम्पार्शियल होना चाहिए, वो तीनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए ज्यादा बेनिफिट करे बाकी सबको लॉस करे। सो ट्रस्टी टू बी इम्पार्शियल इन केस ऑफ मोर देन वन बेनिफिशियरी, ट्रस्टी इम्पार्शियल रहेगा। ट्रस्टी सिर्फ एक पर्सन के बेनिफिट के लिए यूज नहीं करेगा, किसी को सिर्फ बेनिफिट है इसके लिए नहीं यूज करेगा, सबके लिए यूज करेगा। फिर सेक्शन 18 ट्रस्टी टू प्रिवेंट वेस्ट। ये भी वैसा ही है, जो ट्रस्टी है वो वेस्ट को प्रिवेंट करेगा। तो ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सेवरल पर्सन, वन इज कमिटेड थ्रेटन्ड और कमिट एनी एक्ट। ठीक है, अगर जो जहाँ पे ट्रस्ट है वो कई पर्सन के लिए बनाया जाता है और वहां पे अगर कोई पर्सन है वो जानबूझ के उसको ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, लाइक कि अब यहाँ पे तीन होते हैं। अब ये क्या करता है इस केस में कि ये क्या किया इसने, अब उसको लग गया कि ये ट्रस्टी इसको बिलीव नहीं इस पे, तो ये क्या करता है कि ऐसा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ही हटा देते हैं, इसमें नुकसान कर देते हैं, ये तो फिर पैसा भरेगा ही। उस केस में अब ये क्या करता है, अगर वो उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्ट्रक्शन कर रहा है तो उस केस में इसको रोक सकता है, तो और प्रॉपर मेजर्स लेगा। ठीक है, अगर स्टॉप करने के लिए इसको वो प्रॉपर मेजर्स ले सकता है, प्रॉपर मेजर्स ले सकता है। तो सीधा सीधा है, जहां पे भी वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर रहा है या परमानेंटली इंजीनियस कर रहा है उस केस में। तो ये हो गया सेक्शन है, ट्रस्टी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा वेस्ट होने से प्रॉपर्टी को। सेक्शन 19 अकाउंट एंड इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 ये बात करता है अकाउंट एंड इंफॉर्मेशन इसकी। तो ये कहता है ट्रस्टी जो है वो बाउंड है किसके लिए, कीप एन एक्यूरेट अकाउंट एट रीजनेबल टाइम एट रिक्वेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी। तो इसकी जो ड्यूटी है ट्रस्टी की कि वो क्या करे, प्रॉपर अकाउंट उसका रखे, जो भी भैया जमीन मिली उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, उसको पूरा वो मेंटेन करे अकाउंट। और जब भी बेनिफिशियरी इससे मांगे तो बेनिफिशियरी की रिक्वेस्ट उसको दे देखने के लिए, जब उसको लगता है कि बेनिफिशियरी को लगता है कि मुझे देखना चाहिए तो रिक्वेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी पे उसको वो जितने रीजनेबल टाइम पे देगा। फिर आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट वाले प्रोविजंस नहीं है, ये आपको बस पता होने चाहिए क्या होता है, मेंस में लिखने को काम आ जाएगा। मेनली तो जनरल प्रोविजंस ये थे। सेक्शन 20, सेक्शन 20 क्या कहता है कि इन्वेस्ट करेगा ट्रस्ट की मनी को, मतलब ट्रस्ट की जो भी मनी है
उसको वो क्या करेगा, इन्वेस्ट। जैसे कि जहाँ पे अब देखो 20 में जो इम्पोर्टेंट है वो कि इन्वेस्ट करेगा ट्रस्ट के मनी को। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि मनी वाले मैटर है, तो मनी जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे 20 में बताया गया मनी वाला है। तो जहाँ पे भी मनी वाला मैटर आता है ट्रस्ट मनी में, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उस को इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट किस में करेगा, डिवेंचर में करेगा, प्रोमिसरी नोट में करेगा, स्टॉक में करेगा, या अदर सिक्योरिटी लाइक। अब इसके पास 20,000 रुपए थे आए उसको, अब ये क्या करेगा, 20,000 को चाहे तो वो किसी कंपनी का स्टॉक खरीद सकता है, डिवेंचर खरीद सकता है, गवर्नमेंट स्टैम्प खरीद सकता है, इस टाइप की चीजें, सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकता है। तो ये सारी चीजें सेक्शन 20 बताता है कि वो ये सारी चीजें कर सकता है, या कि शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है इस टाइप का। तो 20 क्या कहता है कि पावर टू परचेज रिडीमेबल स्टॉक एट प्रीमियम। इसके पास 20 में क्या है, पावर है कि कोई रिडीमेबल स्टॉक है, स्टॉक उसको वो प्रीमियम पे खरीद सकता है। प्रीमियम पे खरीदने का मतलब क्या होता है, तो जब भी हम जैसे कोई शेयर खरीदते हैं या डिवेंचर खरीदते हैं तो वो 3 कंडीशन में आता है। एक तो होता है पार, एक होता है प्रीमियम, और ये होता है डिस्काउंट। पार मतलब जिस प्राइस पे है, लाइक एक शेयर है उसकी प्राइस 10 रुपए रखी गई तो वो 10 रुपए पे ही खरीद लेगा। प्रीमियम का मतलब जहाँ पे उसकी प्राइस बढ़ जाती है, 10 से हो गई 12 है तो वो हो गया प्रीमियम। डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 10 रुपए की थी 8 रुपए में बिक रही है। तो ये 3 कंडीशन होती है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो शेयर जो है या डिवेंचर जो भी है वहां पे उसको इतनी मतलब पावर दी गई है कि वो चाहे तो शेयर को किसी भी उसके पावर या सिक्योरिटीज को प्रीमियम पे भी खरीद सकता है, लाइक जहाँ पे वैल्यू ज्यादा है वहां पे भी खरीद सकता है, बट वो रिडीमेबल स्टॉक होना चाहिए। रिडीमेबल का मतलब कि उसको जब पैसे की जरूरत पड़े वहां पे वो पैसा उसको बेच करके निकाल सके, तो उसको कहते हैं रिडीमेबल स्टॉक, जहाँ पे उसकी वो रिडेप्शन वैल्यू निकाल सकता है, रिफंड करवा सकता है। फिर आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 काम का है नहीं। 21 सीधा सीधा कहता है मॉर्गेज टू लैंड प्लेस टू गवर्नमेंट अंडर एक्ट 26 ऑफ, ठीक है। तो वहां पे वो क्या कहता है, मॉर्गेज कर सकता है लैंड जो कि प्लेजेज है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, इस चीज को बता देता है। 22 क्या कहता है, ये भी उसके लाइबिलिटीज और ड्यूटीज में ही आता है ये सब, क्या क्या करना है। 22 क्या कहता है, सेल बाय ट्रस्टी डायरेक्ट टू सेल विद इन स्पेसिफिक टाइम। अब जहां पे कोई ट्रस्टी को कोई प्रॉपर्टी मिली, तो इस प्रॉपर्टी को उसको स्पेसिफिक टाइम में सेल करना है। लाइक ये ट्रस्टी को कहा गया कि देखो 5 साल बाद इसको बेच देना, तो वहां पे क्या होगा, इसको स्पेसिफिक टाइम पे बेचना पड़ेगा। अगर वो स्पेसिफिक टाइम पे नहीं बेचता है, लाइक स्पेसिफिक टाइम 5 साल था, उस पर नहीं बेच के वो 6 साल बाद बेचता है, तो उसको ये यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों उसने 6 साल पे नहीं बेचा, उसको एक जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा। लाइक अगर वो कहता है कि देखो 5 साल जब पहले इसको बेच रहे थे, कोई प्रॉपर्टी है वो 1 CR की जा रही थी, बट 6वें साल उसने उसको 3 CR पे बेच दिया, तो वहां पे बताता है कि जिस टाइम पे मैं 5 साल हुए तो उस टाइम पे मार्केट में ग्रोथ नहीं थी, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए थे, तो अगर उस टाइम पे उसने नहीं बेचा, बाद में अगर वो बेचता है तो उसकी कंडीशन चेंज के अकॉर्डिंग उसको ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो वैलिड प्रूफ कर देता है तो उसको कोई भी लॉस नहीं, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं आएगी। तो ट्रस्टी जो है उसको सेल करना पड़ेगा स्पेसिफिक टाइम में, और अगर वो नहीं करता है, अगर मान लो इस टाइम पे वो नहीं करता, तो वो कंसेंट, वही प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट ऑफ सिविल प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, ठीक है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की कंसेंट से उसको रोक भी सकता है। तो कंडीशन बताए उसी अकॉर्डिंग। फिर 23 क्या कहता है, लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 23 ये इंपॉर्टेंट है काफी, काफी क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक, लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो उस पर क्या लाइबिलिटी होगी, तो अगर ट्रस्टी कमिट करता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लाइबल फॉर द कंपनसेट टू द लॉस। अगर भैया वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसके इसमें क्या होगा, उसको कंपनसेशन, जो भी लॉस है उसका कंपनसेशन कराना पड़ेगा। बट इफ ब्रीच इज कॉल्ड बाय बेनिफिशियरी, अगर जो ब्रीच है वो बेनिफिशियरी की गलती से हो रहा है, या बेनिफिशियरी ट्रस्टी को कुछ ऐसा करने को कहता है फिर वो कहता है वहां पे होता है, तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेस हैं जिसके अंदर उसको लाइबल किया जाएगा किसी भी कंडीशन में, तो वो केसेस हम देखते हैं कि कब कब उसको लाइबल किया जाएगा। जनरली क्या है कि अगर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसको वहां पे लाइबल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर
बेनिफिशियरी के कहने पे वो कर रहा है और उसके बाद भी यहाँ पे कर रहा है, तो क्या है, व्हेन ही एक्चुअली रिसीव्ड इंटरेस्ट, जब वो एक्चुअल में इंटरेस्ट रिसीव करता है, लाइक उसने लगा दिया कहीं पे, उसको पैसा मिला, बाद में वो दिखा नहीं रहा, तो वहां पे उस केस में उसको देना पड़ेगा, तो वहां पे एक्चुअली उसको रिसीव इंटरेस्ट हुआ है। तो उसका कहता है ब्रीच कंसिस्ट इन अनरीजनेबल डिले इन पेइंग ट्रस्ट मनी टू बेनिफिशियरी, जहां पे वो ब्रीच करता है और वो एक अनरीजनेबल, वहां पे कोई रीजन नहीं रहता है डिले में, पे करने के लिए ट्रस्ट को, मनी को बेनिफिशियरी को नहीं देता, वहां पे डिले करता, लाइक उसने पैसे कहीं और लगा दिए, वहां पे अगर करता तो उस केस में उसको देना पड़ेगा। फिर सी कहता है व्हेन ट्रस्टी ऑट टू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट बट नॉट डन, अगर उसको इंटरेस्ट मिले बट उसने ऐसा कोई बताया कि मुझे नहीं मिला या उसको मिला नहीं है, तो उस केस में उसको देना पड़ेगा या उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। चौथा कहता है व्हेन ही मे बी फेयरली प्रिज्यूम दैट ही हैव इंटरेस्ट, तो अगर उसको ये फेयरली प्रिज्यूम किया जाता है कि इसको इंटरेस्ट मिला था, तो उस केस में यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रेट याद करके रखना है, 6% पर एनम की इंटरेस्ट रेट से उसको मिलेगा। ये कहता है वेयर इट कंसिस्ट ऑफ फेलियर ऑफ इन्वेस्ट या ट्रस्ट मनी, जहां पे वो इन्वेस्ट करने में फेल हो जाता है, ट्रस्ट मनी को इन्वेस्ट करने में फेल हो जाता है, 21 सब में है ना कि वो इन्वेस्ट करेगा मनी को, वहां पे अगर वो फेल हो जाता है तो उस केस में देना पड़ेगा, और ऐसे केसेस में कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी देना पड़ेगा। फिर एफ कहता है ब्रीच करता है ट्रेड या बिजनेस में, तो उस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट लायबल होगा। अब अगर उसको ब्रीच कर देता है किसी भी ट्रेड में, लाइक पैसा ट्रेड में लगाना था बिजनेस का, तो वहां पे अगर ब्रीच करता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो ये 23 में कंडीशन थी, ये बताती है कि अगर सीधा सीधा है कि अगर वो ब्रीच करेगा, उसकी गलती है, तब तो ठीक है, तब तो वो लॉस के लिए करेगा, लेकिन ऐसे केसेस में जहां पे उसको मतलब कि बेनिफिशियरी ने कहा फिर भी वो कर रहा है, तो इन केसेस में उसको लाइबल किया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है, नो सेट ऑफ अलाउड टू ट्रस्टी, ट्रस्टी को नो सेट ऑफ अलाउड। तो सेट ऑफ कहाँ है, सेट ऑफ ऑर्डर 8 में है, सीपीसी किस रूल में है, आप वो कमेंट करके बताना कि किस ऑर्डर में किस रूल में आता है सेट ऑफ। तो सेट ऑफ जो है सीपीसी वाला, वहां पे उसको सेट ऑफ नहीं कर लिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ट्रस्टी इज कॉस्ट लॉस, अगर ट्रस्टी को लॉस होता है, लाइक इसने क्या किया, कोई कहीं प्रॉपर्टी लगाई, उससे कोई लॉस हुआ, और इसने एक जगह और प्रॉपर्टी लगाई थी, वहां से एक बेनिफिट हो गया, तो ये नहीं कह सकता कि इस वाली ट्रस्ट प्रॉपर्टी से बेनिफिट हुआ, इस वाले में लॉस हुआ, इससे बेनिफिट हुआ, तो इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर लो, ऐसा वो नहीं कर सकता, तो सेट ऑफ अलाउ नहीं किया जाएगा। तो 24 क्या कहता है, नो सेट ऑफ इज अलाउड। 25 क्या कहता है, नॉन लाइबिलिटी ऑफ प्रीडिसेसर डिफॉल्ट, प्रीडिसेसर के 25 क्या कहता है, प्री डिफॉल्ट पे नो लाइबिलिटी। तो प्रीडिसेसर अगर कोई पर्सन है, उसकी डिफॉल्ट है, तो वहां पे उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, तो ट्रस्टी जो है वो नॉट लाइबल होगा। लाइक कि अगर यहाँ पे एक पर्सन है ए, अब ये पहले था ट्रस्टी, अब इसने ट्रस्ट क्या किया कि इसने कहा कि मैं ट्रस्टी नहीं हूँ, या इसकी डेथ हो जाती या इसने ट्रस्ट छोड़ दिया, बाद में क्या हुआ, सी को अपॉइंट किया गया एज अ ट्रस्टी। तो ये जो सी है कि ए के थ्रू अगर कोई भी लॉस हुआ था, कोई भी चीजें लाइक कि जो भी ब्रीच हुए थे, उसके लिए ये सी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो ये प्रीडेसेसर के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये है हमारा सेक्शन 25। फिर आते हैं सेक्शन 25, ये एक बात करता है नॉन लाइबिलिटी फॉर को ट्रस्टी डिफॉल्ट। सेक्शन 26 सीधा सीधा कहता है को ट्रस्टी है और उसकी डिफॉल्ट है, तो उसके लिए वो नॉट लाइबल होगा। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से आप मेंस में पूछता है। तो सीधा सीधा कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 एंड 15। अब इस सेक्शन को हम रीड विथ करेंगे, सेक्शन 13 एंड 15 इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इसके साथ देख विथ करेंगे। तो 13 और 15 के प्रोविजंस को रहते हुए कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 एंड सेक्शन 15, अगर कोई ट्रस्टी है वो लाइबल नहीं होगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिटेड बाय हिज ट्रस्ट को ट्रस्टी। देखिए यहाँ पे कोई भी को ट्रस्टी है, अब इसने क्या किया, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया या वहां पे कोई उसने ब्रीच किया या कोई लॉस हुआ, तो उसके लिए जो दूसरा ट्रस्टी है वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में कहता है कि कुछ केसेस में उसको लाइबल उसको भी किया जाएगा। कब किया जाएगा, when he delivered trust property to co-trustee without seeing its proper application, जब उसने प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर दी और उसको प्रॉपर एप्लीकेशन देखा नहीं, कि उसने प्रॉपर्टी पे देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो
ट्रस्ट प्रॉपर्टी में अगर लॉस भी होता है तो उसके लिए को ट्रस्टी की ओर से लॉस होता है तो वहां पे भी लाइबल होगा। फिर कहता है व्हेन ही फेल्स टू मेक ड्यू इंक्वायरी, अगर यहाँ पे वो क्या करता है, फेल हो जाता है ड्यू इंक्वायरी करने के लिए, उस केस में यहाँ पे इसको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसको किसी पर्सन ने पॉइंट किया कि तुम देखो इसकी ड्यू केयर करना, वहां पे उसने अपना पर्पज जो है उसको नहीं फुलफिल किया, तो उस केस में अगर को ट्रस्टी के एक्ट से कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर सी कहता है व्हेन ही अवेयर बाय ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ये थर्ड क्या कहता है कि अगर वो अवेयर था, उसको पता था कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो करेगा ही करेगा ये पर्सन, उस केस में अगर उसको पता है फिर भी वो होने देता है ट्रस्ट, तो वहां पे जो भी लॉस होंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर इसमें कहता है ज्वाइनिंग इन रिस्पेक्ट और कंफर्मिटी, तो अगर कोई ट्रस्टी है वो ज्वाइन करता है साइनिंग अ रिसिप्ट, तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो लाइबल है। लाइक एक पर्सन है, सिंपल सा समझते हैं, एक पर्सन एक है, ये क्या कहता है इसके साथ एक को ट्रस्टी भी, ये कहता है इसको बुलाता है, कहता है देखो इस पे एक डीड है, ये फॉर्म है, इस पे तुम सिग्नेचर कर दो, हम अगर कोई भी लॉस होगा उसको बियर किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है, ए को लगता है, ए क्या कहता है कि इसने सिग्नेचर तो कर ही दिया, मैं लॉस कर देता हूँ, लॉस दिखा देता हूँ, तो उस केस में सिर्फ इसके सिग्नेचर कर देने से ये नहीं माना जाएगा कि इसने कंफर्म हो गया था। तो कंफर्मिटी में सिर्फ ये नहीं माना जाएगा कि वो सिग्नेचर कर दिया तो उससे सिर्फ उसको लाइबल किया जाएगा, उसके लिए उसको लाइबल नहीं किया जाएगा। तो से गया सेक्शन 26, ये इंपॉर्टेंट है, से पूछता भी है। तो को ट्रस्टी के लॉस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आगे चलते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 21 क्या कहता है, सेवरल लायबिलिटी ऑफ को ट्रस्टी। को ट्रस्टी की सेवरल लायबिलिटीज, तो को ट्रस्टी इसकी सेवरल लायबिलिटीज दी गई हैं, सेवरल लायबिलिटीज। So, co-trustees jointly commit a breach of trust. One of them is neglect to commit breach of trust. Each is liable for the beneficiary for the whole the loss occasioned by such breach. अब co-trustee हैं, अब ये क्या करते हैं, अब इन दोनों को लगाया गया कि आपको ट्रस्ट की केयर करनी है। अब इसमें से एक पर्सन ए है तो ये भी है, अब ये दोनों को देखना है। अब इसमें से ए क्या करता है, उसमें लॉस क्रिएट कर देता है, भी उस पर ध्यान भी नहीं देता है, तो इन दोनों को मिल करके जो भी लॉस हुआ वो बेनिफिशियरी को देना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। सीधा सीधा 27 लिखा देता है, और कुछ नहीं करता है, सिंपल सा सेक्शन है। 28 क्या कहता है, नॉन लायबिलिटी ऑफ ट्रस्टी पेइंग विदाउट नोटिस ऑफ ट्रांसफर बाय बेनिफिशियरी। अब ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है कि नॉन लायबिलिटी ऑफ ट्रस्टी पेइंग विदाउट नोटिस ऑफ ट्रांसफर बाय बेनिफिशियरी। अब लाइक कि कोई बेनिफिशियरी है, उसने क्या किया कि एक बेनिफिशियरी एक्स, इसने क्या किया, अपना बेनिफिट ट्रांसफर, अपना जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर दिया टी को या वाई को कर दिया, काफी ऑड सा एग्जांपल हो जाता है, तो एक्स ने क्या किया, वाई को ट्रांसफर कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि अगर बेनिफिशियरी है वो ट्रांसफर कर देता अपना इंटरेस्ट किसी अदर पर्सन को, और उसने क्या किया ना, इसकी नोटिस जो थी वो अपने ट्रस्टी को नहीं दी, तो ट्रस्टी को इसने नोटिस नहीं दी, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे ट्रस्टी इज नॉट लाइबल फॉर द प्रॉपर्टी सो पेड फॉर डिलीवर्ड। तो यहाँ पे जो ट्रस्टी है वो लाइबल नहीं कि वो वाई को, वो या टी को प्रॉपर्टी दे, उसको डिलीवर करे या उसको प्रॉफिट दे। तो यहाँ पे नॉन लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी पेइंग विदाउट नोटिस बाय ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट। तो अगर जब भी बेनिफिशियरी अपना जो टाइटल है वो किसी और को ट्रांसफर करेगा, उस केस में इसको यहाँ पे उसको पहले नोटिस देके बताना पड़ेगा ट्रस्टी को। तो ये हो गया सेक्शन 28। सेक्शन 29 क्या कहता है, लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी वेयर बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इज फॉरफिटेड बाय द गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 29। सेक्शन 29 इसमें क्या है कि अगर इसका जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है इसको फॉरफिट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है किससे, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के थ्रू अगर कर दिया था, जैसे इसकी एक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ले आती है इसके बीचों बीच से, तो यहाँ पे लॉस हो जाता है इसको, या इस प्रॉपर्टी को उसने एक्विजिशन कर दिया, तो अगर वहां पे लॉस होता है तो बेनिफिशियरी इंटरेस्ट फॉरफिटेड बाय लीगल एडजुडिकेशन। तो लीगल एडजुडिकेशन मतलब लॉ के थ्रू, लॉ के प्रोसेस के थ्रू होता है, मतलब गवर्नमेंट जब उसको टेक ओवर करती है। टू द गवर्नमेंट ट्रस्टी इज बाउंड टू द एक्सटेंट बाय सच अ मैनर एज स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे याद क्या रखना है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, जो जिस एक्सटेंट तक स्टेट गवर्नमेंट उसको देगी उस एक्सटेंट तक वो लायबल होगा। सीधा था कि अब यहाँ पे अगर उसकी प्रॉपर्टी, उसके बीच से कोई रोड निकल गई, या गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी थी, यहाँ से कोई प्रोजेक्ट निकाल दिया, अब इसकी जो जमीन है वो एक्वायर कर लिया, अब उसमें क्या होगा कि एक्वायर करने पे जिस रेट पे उसको भैया पैसा मिलेगा उसी रेट के अकॉर्डिंग वो ट्रस्टी उतने के लिए लायबल होगा।
अब यहाँ पे वो एक्स्ट्रा पैसा के लिए किसी लाइबल नहीं होगा, जैसा उसको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा उसी अकॉर्डिंग वो करेगा। तो ये हो गया सेक्शन 29। फिर हम लोग चलते हैं सेक्शन 30। इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है इंडेमनिटी ऑफ ट्रस्टी। इंडेमनिटी ऑफ ट्रस्टी। फिर इसको सेक्शन को रीड विद करना है, सेक्शन 23 एंड 26। इंडेमनिटी ऑफ ट्रस्टी सीधा सीधा कि अगर भैया ट्रस्टी को ने कोई भी अपना बेनिफिट पैसा लगाया है, कुछ भी लगाया है, तो उसको क्या होगा, उसको इंडेमनीफाई करोगे। अगर उसने भाई जैसे प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए या किसी चीज के लिए उसने क्या किया, अपने पैसे लगाए, अब उस पैसे को वो क्या करेगा, आप जो पर्सन है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल जो इंटरेस्ट आता है पहला तो वो कहाँ से लेगा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट से लेगा। बेनिफिशियल इंटरेस्ट से अपने पैसों को वो लेगा, इंडेमनीफाई किया जाएगा उसको। अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट से भी नहीं होता तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी से लेगा। अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी से भी नहीं मिलता है तो बेनिफिशियरी से लेगा। बट इसको इंडेमनीफाई किया जाएगा ट्रस्टी को, ट्रस्टी को इंडेमनीफाई करेंगे। तो ट्रस्टी शैल बी रिस्पेक्टिवली चार्जेज ओनली बट नॉट लायबल फॉर द बैंकर, ब्रोकर और अदर पर्सन इन हुज हैंड प्रॉपर्टी में बी प्लेस्ड। लेकिन वो बैंकर, ब्रोकर इसके थ्रू अगर कुछ होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वैसे में अगर उसको कोई लॉस होता है उसके लिए उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से राइट एंड पावर ऑफ ट्रस्टी, जिसको हम 31 से लेकर के 96 तक बचाया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर अच्छा लगा हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैनल, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।